हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सी जी सेट 2017 के 2017 के क्वेश्चन पेपर को। फिजिक्स वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, आप चाहें तो जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। और इसका जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा प्लेलिस्ट का, तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन के विस्तृत परास के लिए किसी उपकरण में कौन से स्केल का उपयोग किया जाना चाहिए बोल रहा है। ठीक है, फॉर एन इंस्ट्रूमेंट टू हैव वाइड रेंज ऑफ मेजरमेंट द इंस्ट्रूमेंट शुड हैव। कोई एक इंस्ट्रूमेंट है तो उसका मैंने बहुत सारा विस्तृत परास माप सके। कहने का मतलब है कि छोटे से छोटे जैसे लंबाई है मान लेते हैं, तो छोटे से छोटे लंबाई को माप सके और बड़े से बड़े लंबाई को भी माप सके। तो इसके लिए किस प्रकार का स्केल यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो स्क्वायर लॉ का या एक्सपोनेंशियल स्केल या फिर लीनियर या फिर लॉगरिथमिक। तो इसका सही उत्तर है लॉगरिथमिक स्केल का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो मापन का विस्तृत परास मापने के लिए किस स्केल का उपयोग करना चाहिए, लॉगरिथमिक। ठीक है, अगला प्रश्न है तो ये जो लिस्ट 1 है इसमें दिया हुआ है उपकरण का नाम, और लिस्ट 2 में भौतिक राशि जिसको हम मापते हैं। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट वाले पार्ट का यानी उस पार्ट का जो क्वेश्चन अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, इसमें सिलेबस में रहता है, देख लीजिएगा, नेट और सेट के भी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इधर लिस्ट 1 में है इंस्ट्रूमेंट का नाम और लिस्ट 2 में है भौतिक राशि का मापन। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन सी राशि को मापता है। ठीक है, तो LVDT लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये लंबाई विस्थापन से रिलेटेड होता है, विस्थापन। ठीक है, तो ये यहाँ पर है ए का जो है हो जाएगा 4, और थर्मोकपल टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, सीधी सी बात। ठीक है, तो बी का हो गया 3। अब डाइलेक्ट्रिक गेज किससे होता है, तो द्रव के स्तर से। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक गेज द्रव के स्तर से। फोटोवोल्टेइक से सीधी सी बात है, प्रकाश की तीव्रता को मापता है। ठीक है, तो ये हो गया, ए का हो गया 4, बी का हो गया 3, डी का हो गया 1 और सी का हो गया 2। ठीक है, देख लेते हैं, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, ठोस के विशिष्ट ऊष्मा के डीबाई के सिद्धांत में ना, डिबाइज लिखा है, डिबाई के सिद्धांत में जालक के कंपन का मान कैसे होता है। ठीक है, डिबाइस थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन वाइब्रेशन ऑफ द लैटिस। जो है लैटिस है, लैटिस पॉइंट ऐसे होते हैं ना, तो कोई भी लैटिस में लैटिस पॉइंट जो होते हैं ये वाइब्रेट करते रहते हैं अपने स्थान पर ऐसे। तो ये इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी, तो उसका हम स्पेक्ट्रम निकालें, जो उसका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम निकालें, है ना, कोई भी लैटिस के कंपन का, तो वो जो हमारे पास मिलेगा स्पेक्ट्रम वह किस रूप में होगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा, फिक्स्ड वैल्यू आएगा, डिस्क्रीट वैल्यू आएगा, कैसा होगा, उसी को पूछ रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, है ना। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है अप टू ए फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट एक निश्चित मान तक जो है कंटिन्यूअस वैल्यू होता है। ठीक है, उसके बाद नहीं होता। ठीक है, तो परिमित मान होता है, परिमित मान का सतत स्पेक्ट्रम होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ ए फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, डायमंड, यहाँ ये हम पहुँच गए सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है, डायमंड के संरचना के बारे में सही कथन कौन सा है। ठीक है, तो उसका वही बस नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस के बारे पूछ रहे हैं, पैकिंग फैक्टर भी है। ठीक है, तो कौन सा सही है, पैकिंग फैक्टर और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ठीक है, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस √3a/4, पैकिंग फैक्टर तो जानते हैं 34% होता है, सीधी सी बात। ठीक है, तो 34% और इसका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो है √3a/4, जो भी ऑप्शन बी और डी को मैच करे, बी और डी
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बी तथा डी सही हैं। अगला प्रश्न यहाँ फिर से मैच करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है वही सॉलिड स्टेट फिजिक्स से है। मिजनर इफेक्ट है, उसके बाद सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो है हमारे पास मिजनर इफेक्ट, कंप्लीट मिजनर इफेक्ट, जिसमें दो टाइप के सुपर कंडक्टर आते हैं। सुपर कंडक्टर टाइप 1 टू सुपर कंडक्टर टाइप 2, मतलब टाइप 1 सॉफ्ट सुपर कंडक्टर बोलते हैं, टाइप 2 को हार्ड सुपर कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो टाइप 1 सॉफ्ट सुपर कंडक्टर है ना, प्रथम प्रकार का चालक जो है अतिचालक सॉफ्ट सुपर कंडक्टर, ये मिजनर इफेक्ट को कंप्लीट मिजनर इफेक्ट शो करता है, ठीक है। संपूर्ण मिजनर इफेक्ट बोल रहे हैं ना। तो ये जो टाइप 1 का सुपर कंडक्टर होता है वो कंप्लीट सुपर कंडक्टिविटी शो करता है, बिहेवियर शो करता है। और हार्ड सुपर कंडक्टर को दूसरे प्रकार का यानी प्रकार 2 या टाइप 2 सुपर कंडक्टर बोलते हैं। तो ये मैच हो गया, ए का हो गया 2, डी का हो गया 3। अब उसके बाद एंट्रोपी ऑफ सुपर कंडक्टर। तो जब कोई भी पदार्थ सुपर कंडक्टर बनता है ना, ये सुपर कंडक्टिविटी शो करता है, तो उसका जो है एंट्रोपी एकदम कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, घट जाता है लगभग जीरो के बराबर। जीरो तो नहीं होता क्योंकि किसी भी का एंट्रोपी जीरो नहीं होता है, तो बहुत कम हो जाता है, ठीक है, बहुत ही कम हो जाता है। तो इसलिए ये होगा ऑप्शन सी, मतलब सी का 4th नंबर। जब कोई भी मटेरियल जो है बनता है सुपर कंडक्टर तो उसका जो है एंट्रोपी कम हो जाता है। तो एक बचा अतिचालकता की विशिष्ट ऊष्मा, उसका स्पेसिफिक हीट बढ़ता है। जब कोई भी मटेरियल सुपर कंडक्टर बनता है तो उसका स्पेसिफिक हीट जो है बढ़ जाता है, ठीक है। मैच कर लेते हैं, मतलब कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यह भी मैच करना है। तो यहाँ पर वही सॉलिड स्टेट फिजिक्स से रिक्ति, मतलब यहाँ से थोड़ा देखते हैं। वैकेंसी किस में होता है? शॉर्ट की डिफेक्ट में वैकेंसी होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट बोलते हैं वैकेंसी, है ना। और इंटरस्टिशियल एटम होता है, फ्रैंकेल डिफेक्ट में इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है, जैसे यहाँ पर है। तो इसमें जमे हुए हैं मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ से हर किनारे पर जमे हुए हैं। तो यहाँ किनारे को छोड़ करके ऐसे जगह में चला जाता है ना, जो लैटिस पॉइंट है ही नहीं उस जगह में चला जाता है कोई भी एटम या आयन, ठीक है। कहाँ चला जाता है? इंटरस्टिशियल एटम जो है इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है, तो उसको बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट में एक वैकेंसी होता है, मतलब अपनी जगह को पूरा छोड़ देता है, ठीक है, खाली कर देता है। और एक्साइटर्स और पोलेरॉन्स, है ना। तो पोलेरॉन क्या होते हैं? ये क्वांटाइज्ड पोलराइजेशन वेव होते हैं। क्वांटाइज्ड पोलराइजेशन वेव को क्या बोलते हैं? पोलेरॉन। मतलब कि क्वांटाइज्ड पोलराइजेशन वेव जब जो होता है उसका एक क्वांटा जो होता है उसको पोलेरॉन बोलते हैं, ठीक है। तो बचा का एक्साइटर्स, उसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉन होल पेयर, उसको बोलते हैं एक्साइटन, ठीक है, उत्तेजक। तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, सी का हो गया 1 और डी का हो गया, सॉरी, सी का हो गया 2 और डी का हो गया 1। ऑप्शन ए का हो गया 3, बी का हो गया 4, सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न एसर्शन और रीजन दिया हुआ है। द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए सॉलिड इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट इंक्रीजेस इन इफ द टेम्परेचर डिक्रीजेस। जब टेम्परेचर कम होता है तो कोई भी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, कोई भी सॉलिड है, उसका सुपर कंडक्टिंग स्टेट जो है इंक्रीज होता है ना। क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए सुपर कंडक्टिंग मटेरियल इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, उल्टा बोला क्या? हाँ,
डिक्रीज इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर कम होता है तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता है, बस वही देखना है। तो यहाँ हमको फार्मूला तो दे दिया हुआ है, बस इसी में हमको चेक कर लेना है क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू डिक्रीज करके। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ देखिए एच सी टी के। एच सी टी मतलब क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टी सी के, मतलब किसके, क्रिटिकल टेम्परेचर के, है ना। तो टेम्परेचर जो है, ये कहने का मतलब है जब डिक्रीज होगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीज, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इंक्रीज होगा। तो कथन सही है और कारण भी सही है ना। देखिए यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, ठीक है, बिल्कुल, है ना। उसका क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू इंक्रीज होगा जब क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इंक्रीज होगा जब क्रिटिकल टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और वो कथन में दिया हुआ है और उसका कारण भी दिया हुआ है, तो दोनों सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता भी है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। फिर से मैच करना है, ठीक है। यहाँ हम पहुँच गए एटॉमिक फिजिक्स में, ठीक है। आयनिक बॉन्ड जो होता है, आयनिक बॉन्ड जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसमें ये दोनों आयनिक बॉन्ड से बने हैं, ये एक आयन है, ये एक आयन है, दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं आयनिक बॉन्ड के द्वारा। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, दो स्थिर परमाणुओं के मध्य विद्युत स्थैतिकी आकर्षण बल होता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है दो परमाणुओं के बीच में। जैसे सोडियम का एक परमाणु है, क्लोरीन का एक परमाणु है ना, यहाँ पर देख सकते हैं। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप के फोर्स चार्ज पकड़े हुए हैं। Na जो है पॉजिटिव चार्ज पकड़ा हुआ है, Cl जो है नेगेटिव चार्ज पकड़ा हुआ है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, कोलम्बियन फोर्स आप जानते हैं, है ना। तो ए का हो गया 3। अब उसके बाद है सहसंयोजक बंध, है ना, कोवेलेंट बैंड या बॉन्ड। इसमें क्या होता है, दो परमाणु होते हैं, उनके मध्य एक इलेक्ट्रॉन का साझा जोड़ी बनता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को दोनों रखे रहते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ H और H, दो परमाणु हैं, यहाँ एक है H और यहाँ एक H, तो एक ही इलेक्ट्रॉन को दोनों बांध करके रखे रहते हैं। इसको ये भी बांध के रखे रहता है और इसको ये भी बांध करके रखे रहता है, दोनों, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कोवेलेंट बैंड, सहसंयोजक बंध, बी का 1। अगला है आणविक बंध यानी कि मॉलिक्यूलर बॉन्ड। मॉलिक्यूलर बॉन्ड ध्यान से पढ़िएगा, मॉलिक्यूल जिस बंध से आपस में बंधे रहते हैं, जैसे H2 और एक H2 है ना, ये दोनों जब बंधे रहेंगे तो ये क्या होता है, दुर्बल बंध होता है, मतलब दुर्बल वंडर वाल फोर्स लगा रहता है ना। इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, ठीक है। बहुत ही कम बॉन्डिंग एनर्जी देंगे तो ये टूट जाएगा ये बंध, है ना। इसको बोलते हैं वीक वंडर वाल फोर्स। अब बचा क्या, धात्विक, हाँ, धात्विक बंध यानी कि मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड के लिए जो बचा वो लास्ट में है, परमाणु के चर संख्या के साथ इलेक्ट्रॉनों के चर संख्या का शेयरिंग होता है, मतलब शेयरिंग ऑफ वेरिएबल नंबर, मतलब वेरिएबल वो नंबर वेरी होते रहता है, वेरिएबल नंबर का शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच में, ठीक है। तो जो भी मैच कर रहा है उसको देख लेंगे, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ऑप्शन सी जो है मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर, ठीक है। यहाँ तक देखते हैं, बाकी के प्रश्नों को अगले क्वेश्चन में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, नमस्ते, थैंक यू।